वेलकम बैक। हम जी अभी शुरू करने लगे हैं चैप्टर 8 ऑफ आर बुक विच इज़ आर 7th मॉड्यूल, और ये है स्ट्रेटजी जनरेशन एंड सिलेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अभी EFE और CPM मैट्रिक्स बनानी सीखी। उससे पहले पिछले चैप्टर में हमने IFE मैट्रिक्स बनानी सीखी थी, और इस चैप्टर में मज़ीद मैट्रिसेस हैं जो हम एक 3 स्टेज फ्रेमवर्क में देखेंगे। इस चैप्टर में हमारे जो मेन कंटेंट्स हैं वो इस स्लाइड पे दिखाए हुए हैं आपको, तो हम इनमें से एक एक करके गुजरते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड चॉइस के प्रोसेस को समझेंगे। फिर जो हमारा 3 स्टेज फ्रेमवर्क है, इसमें पहला स्टेज जो होता है जो वो IFE और EFE और CPM मैट्रिसेस बनाने का होता है, जो हमने कर लिया। दूसरा स्टेज जो है वो मैचिंग स्टेज है, जिसमें हम 5 मैट्रिसेस बनाना सीखेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में मैच करते हैं। एक जगह पे हम स्वॉट में कुछ चीज़ें मैच करते हैं, फिर इसी तरह और मैट्रिसेस हैं जिनमें कुछ चीज़ें मैच करते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स देखेंगे, वो भी स्टेज 2 की मैट्रिक्स है। फिर फाइनली स्टेज 3 जो है वो डिसीजन स्टेज होता है, जिस पे हम QSPM या क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी प्लानिंग मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको देखेंगे। फिर ये जो 3 चीज़ें हैं, कल्चर, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये ओवरआर्चिंग चीज़ें हैं जो स्ट्रेटजी बनाने के बाद हमने जिन 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और उस के शुरू में एक एग्जाम्पलरी कंपनी आपकी बुक में दी हुई है, इसको एक केस समझ लें। जो यूनिलीवर PLC है, ये एक इंग्लैंड और नीदरलैंड्स की कंपनी है, जो कि फूड इंडस्ट्री और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में है। तो आपको पता है कि इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की जाएं और इस तरह यूज़ की जाएं कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो यूनिलीवर इस चीज़ में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है, और इसकी रिफ्लेक्शन इनकी जो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है, एक बड़ी मशहूर NGO है, CDP, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट कहते हैं उसको, और वो रैंक करते हैं मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को कि वो उनकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कितनी है। तो यूनिलीवर उनकी A लिस्ट में आती है, और इनका जो डिस्क्लोजर स्कोर है वो 100 है। बड़ा रेयर फुल स्कोर मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। यूनिलीवर आपको पता है, इट्स हाउस होल्ड नेम। पाकिस्तान में भी इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते रहते हैं, डव, कनौर, लिप्टन, इस तरह सनसिल्क, और बहुत सारी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बहुत सारी PG टिप्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं। और इन्होंने मज़ीद अभी रिसेंटली जेस्ट को भी ख़रीद लिया है। जेस्ट अगेन पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है, और इस तरह इन्होंने आइसक्रीम की भी एक बड़ी चेन को ख़रीद लिया। तो ये इन लोगों ने स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है यूनिलीवर की, और हर मुख्तलिफ फोरम्स पे अप्रिशिएट होती रहती है। तो जी लेट्स सी कि ये प्रोसेस क्या है स्ट्रेटजीज़ को जनरेट करने का और सिलेक्ट करने का। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हर फर्म या हर बिज़नेस या इवन हर इंडिविजुअल क्या कर सकता है, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस क्या हैं उसके पास, चाहे फिजिबल हो या ना हो। वो उन ऑप्शंस की तादाद बेशुमार होती है, लेकिन आपने करना ये होता है कि आपने उन ऑप्शंस को शॉर्ट लिस्ट करके एक ऐसी मैनेजेबल लिस्ट तक पहुंचना होता है जो कि उनमें से सबसे ज़्यादा फिजिबल हों और आपके लिए अट्रैक्टिव हों एज स्ट्रेटजीज़। तो आप उस लिस्ट में जो स्ट्रेटजीज़ आती हैं उनको डेवलप करते हैं, एग्जामिन करते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं, और फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। उनको बहुत डिटेल में देखना पड़ता है, उसके जो आपने सिलेक्ट कर ली, फिर उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ट्रेड ऑफ्स, यानी कि जो नहीं की तो क्या नुकसान उठाया, कॉस्ट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में देखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पिछले 2 चैप्टर्स में भी बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तमाम रेलेवेंट मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाए। तो जिन को आपने पिछले 2 चैप्टर्स में या बल्कि 3 चैप्टर्स में, विजन मिशन में, फिर IFE में, और इंटरनल ऑडिट में और एक्सटर्नल ऑडिट में इन्वॉल्व किया था, वो सब के सब लोग यहाँ भी इन्वॉल्व होने चाहिए स्ट्रेटजी जनरेशन और सिलेक्शन में। रीज़न्स हमने काफ़ी डिस्कस किए हैं। 2 बड़े बड़े रीज़न्स हमेशा अपने जहन में रखने हैं। नंबर 1 कि अक्ल कुल कोई नहीं होता, ज़्यादा लोग होते हैं तो अच्छी चीज़ बनती है। और नंबर 2, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो ओनरशिप लेते हैं, और जब आप उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो ईज़िली इम्प्लीमेंट हो जाती है।
एक की रूल इस प्रोसेस का ये है, स्ट्रेटजी जनरेशन एंड सिलेक्शन का, कि क्रिएटिविटी को हमेशा इनक्रेज करना है अपने, और हर मैनेजर को ये स्पेस देनी है कि वो जो भी स्ट्रेटजी प्रपोज कर रहा है उसको कंसिडर किया जाए और उसको डिस्कस किया जाए। कभी भी किसी को स्टब नहीं करना है, ताकि क्रिएटिविटी आपके लिए मे बी कोई ऐसी चीज़ लेके आ जाए जो और किसी ने नहीं सोची हुई। और ऑब्वियसली जब कोई चीज़ कोई बंदा प्रपोज करता है तो आपको उसको स्पेस देनी पड़ती है, वरना वो शट डाउन हो जाएगा, आपको फिर बाद में स्ट्रेटजी में सपोर्ट नहीं करेगा। जब आपकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं आ गई, एक लिस्ट हो गई, तो फिर हर इंडिविजुअल जो कि आपने जिसको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया हुआ है वो रैंक करेगा स्ट्रेटजीज़ को। और रैंक किस तरह करेगा कि एक नंबर देगा उस स्ट्रेटजी को जिसके बारे में वो समझता है इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, 2 नंबर देगा जिसके बारे में वो समझता है पॉसिबली शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ये 2 में है शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, 3 नंबर उसको देगा विच शुड प्रॉबली बी इम्प्लीमेंटेड, और 4 है इट शुड डेफिनेटली बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये समझ लें कि ये अट्रैक्टिवनेस का स्कोर है, कि जो सबसे अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी होगी उसको वो 4 नंबर देगा, शुड बी इम्प्लीमेंटेड हर हाल में, और जो सबसे लीस्ट अट्रैक्टिव होगी उसको 1 नंबर देगा। जब ये नंबर वो दे देगा तो हर आप लोग सबके नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, उनको एवरेज निकाल लेंगे, तो आपकी एक प्रायोरिटाइज लिस्ट आपको मिल जाएगी स्ट्रेटजीज़ की, जो कि एक कलेक्टिव विजडम रिफ्लेक्ट करेगी आपके सारे ग्रुप की। तो ये प्रोसेस है। मैंने आपको 3 स्टेज फ्रेमवर्क का बताया था। इसका पहला स्टेज जो है इनपुट स्टेज जिसको कहते हैं, वो हमने कर लिया, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाई और कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स बनाई पिछले 2 चैप्टर्स में। अब बेसिकली इससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ये आपको इनपुट देती है अगली 2 स्टेजेस के लिए, जो कि मैचिंग स्टेज है और डिसीजन स्टेज हैं। जो इनपुट टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रेटजिस्ट जो हैं उनको सब्जेक्टिविटी को क्वांटिफाई करना होता है। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जो क्वांटिटेटिव शेप में नहीं होती हैं उनको क्वांटिफाई करना होता है स्ट्रेटजिस्ट्स ने। और आइडिया ये है कि इनके छोटे छोटे पार्ट्स को नंबर्स में लेके आएँ, क्वांटिफाई करें, ताकि बड़े डिसीजंस करने में आसानी हो जाए। जो मैचिंग स्टेज है, स्टेज 2, ये इसको कहते हैं, समटाइम्स हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि यू मैच एन ऑर्गेनाइजेशन between its internal resources and skills। यानी कि अगर हम सॉर्ट की बात करें तो इंटरनल में चीज़ें 2 होती हैं, एक होती है स्ट्रेंथ और दूसरी वीकनेस, और इस तरह एक्सटर्नल चीज़ें 2 होती हैं, एक होती है अपॉर्चुनिटी और एक थ्रेट। तो इनको आपस में मैच करके आप स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। इसी तरह जो दूसरी मैट्रिक्स है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन एवेल्यूएशन मैट्रिक्स, इसमें आप अपनी इंडस्ट्री में जो सिचुएशन है, यानी आपके और आपके कंपटीटर्स के दरमियान जो सिचुएशन है, और आपकी इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जो सिचुएशन है, उनको आपस में मैच करते हैं। इसी तरह बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक मैट्रिक्स है, उसमें आप अपनी इंडस्ट्री को और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को मैच करते हैं। इसी तरह जो IE इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स है, इसमें आप अपनी जो आपने IFE की थी उसको मैच करते हैं अपनी EFE के साथ जो आपने की थी। और फाइनली ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स जो है वो BCG का एक एक्सटेंशन है। तो हम इन सबको एक एक करके देखते हैं। स्टेज 2 को देखते हैं जी। स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 होगा, जिसमें हमने स्टेज 1 और स्टेज 2 के बेसिस पे डिसीजन करना होगा कि कौन सी स्ट्रेटजीज फाइनली इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा जी, स्टेज 2 में जो पहली मैट्रिक्स है वो स्वॉट मैट्रिक्स है। स्वॉट बड़ा कॉमन टूल है, आई एम श्योर आप सब ने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा होगा। बॉटम लाइन स्वॉट की ये है कि इसमें आपके पास एक तरफ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होती हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आप इनको मैच करते हैं। जैसे आपके सामने अभी जो स्लाइड आई हुई है, इस पे आप देखें रेड कलर में 4 सेट ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं। ये एक मिस टाइप है आपकी किताब में। पहला जो रेड में से जो पहला क्वाड्रेंट है वो
SO स्ट्रेटजीज़ होना चाहिए उसको, स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज़ स्ट्रेटजीज़। इसी तरह दूसरा जो है वो WO यानी वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़, तीसरा स्ट्रेंथ थ्रेट्स और चौथा WT वीकनेस थ्रेट। मैं इनमें से दो को ब्लो करके दूसरी साइड पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें ST स्ट्रेटजीज़, स्ट्रेंथ्स और थ्रेट्स की स्ट्रेटजी। इसने क्या स्ट्रेटजी बनाई? पहली ये कह रहा है हायर 2 मोर रिपेयर पर्सनस एंड मार्केट दीज न्यू सर्विसेज। अब ये साथ ही इसने लिखा है S6 S7 T1, यानी स्ट्रेंथ्स में नंबर 6 जो फैक्टर था उसकी वजह से मैंने बनाई, नंबर 7 की वजह से बनाई, और थ्रेट्स में नंबर 1 की वजह से बनाई। तो देखें क्या है स्ट्रेंथ्स में नंबर 6, रेवेन्यू फ्रॉम रिपेयर एंड सर्विसेज इज अबव इज अप टू इन स्टोर अप 16%, यानी आपका स्टोर में जो आप सर्विसेज और रिपेयर दे रहे हैं उसका रेवेन्यू बढ़ गया है 16%। इसका मतलब है आपकी स्ट्रेंथ है स्टोर में, स्टोर के में जो आप सर्विसेज देते हैं। और नंबर 7 कहता है इन स्टोर टेक्निकल सपोर्ट पर्सनस हैव MIS डिग्रीज, यानी आपके पास हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो इन स्टोर सर्विस देते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ्स हो गई। और थ्रेट क्या थी कि आपका कंपटीटर बेस्ट बाय जो है वो एक स्टोर खोलने लगा है आपके इलाके में। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे कैपिटलाइज करना चाहिए और इससे पहले कि वो स्टोर खोले और सर्विसेज दे, आपको 2 नए लोग हायर कर लेने चाहिए और उनकी सर्विसेज को मार्केट करना चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ जो आपके SWOT के पार्ट्स हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, उनको मैच करके आप स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये स्ट्रेटजीज़ बहुत डिटेल्ड हैं और पर्टिकुलर हैं। यानी ये नहीं कहा हुआ इसने कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लें, जनरल बात नहीं की हुई, बड़ा पर्टिकुलर कि 2 बंदे हायर करें और इस एरिया में हायर करें और उनकी सर्विसेज को मार्केट करें। फुली एक्शनेबल चीज़ है ये। अगर ये स्ट्रेटजी अप्रूव हुई तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपने क्या करना है। तो हर मैट्रिक्स का एंड यही होना चाहिए कि फुली एक्शनेबल सजेशंस आपकी तरफ से जानी चाहिए, कोई जनरल बात नहीं करनी चाहिए। हमने जब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी तो वो जनरल स्ट्रेटजीज़ थी, जैसे एंट्रेंचमेंट थी, जैसे डाइवेस्टिचर थी, जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन थी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन थी, वो जनरल बातें होती हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं तो वेरी प्रैक्टिकल, वेरी पर्टिकुलर और एक्शनेबल बात आपने सजेस्ट करनी होती है। तो ये थी जी स्वॉट मैट्रिक्स। इससे अगली मैट्रिक्स है स्पेस मैट्रिक्स। स्पेस मैट्रिक्स को ऐसे बनाते हैं कि आपके पास XY एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस पे आपके पास कंपेटिटिव पोजीशन है और इंडस्ट्री पोजीशन है, और वाई एक्सिस पे फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेबिलिटी पोजीशन। अब इनमें से जो FP और CP हैं, यानी फाइनेंशियल पोजीशन और कंपेटिटिव पोजीशन, ये आपकी इंडस्ट्री के अंदर की बात है। यानी आप अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपका और आपका जो कंपटीटर बैंक है उसके कंपैरिजन में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और कंपेटिटिव पोजीशन कैसी है। और जो IP और SP हैं, यानी इंडस्ट्री पोजीशन और स्टेबिलिटी पोजीशन, ये आपकी इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री से मुकाबला है। यानी बैंकिंग का टेक्सटाइल से, इंडस्ट्री पोजीशन बैंकिंग की कैसी है वर्सेस टेक्सटाइल, और स्टेबिलिटी पोजीशन बैंकिंग की कैसी है वर्सेस टेक्सटाइल। तो FP और CP आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपके कंपेटिटर्स से कंपैरिजन है, और IP और SP आपकी इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री से कंपैरिजन है। तो जब आप फाइनली इस मैट्रिक्स में आप कहाँ लाए करते हैं, जब आपको पता चलेगा, तो ये 4 जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं इनके नाम लिखे हुए हैं कंपैरेटिव, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, डिफेंसिव और कंपेटिटिव। ये 4 जो स्ट्रेटजीज़, आपको याद होगा जब हम टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ पढ़ रहे थे तो हमने इन 4 ग्रुप्स में स्ट्रेटजीज़ को डिवाइड किया था। तो अगर आप फ़र्ज़ करें कंजर्वेटिव क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे फाइनली, तो फिर आपके लिए कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज़ जो हमने पढ़ी थी वो अप्रोप्रिएट होंगी। अग्रेसिव में फॉल करेंगे तो अग्रेसिव अप्रोप्रिएट होंगी। अग्रेसिव कौन सी थी? इंटीग्रेशन की स्ट्रेटजीज़, दूसरे बिजनेसेस को ख़रीदना, मर्जर्स करना, एक्विजिशंस करना, एग्रेसिव जाना। तो हम देखते हैं कि कैसे बनती है स्पेस मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप इंटरनल स्ट्रेंथ, यानी आपकी इंडस्ट्री की इंटरनल स्ट्रेंथ की चीज़ें, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी और कंपेटिटिव पोजीशन, उसके फैक्टर्स लिस्ट करते हैं। जैसे आपके सामने फाइनेंशियल पोजीशन के फैक्टर्स लिस्ट हुए हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेवरेज, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल वगैरह वगैरह। इसी तरह कंपेटिटिव पोजीशन के
फैक्टर्स लिस्ट हुए, मार्केट वैल्यू, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और फिर आप एक्सटर्नल पोजीशन के फैक्टर्स लिस्ट करते हैं। एक्सटर्नल में पहले इंडस्ट्री पोजीशन, जिस मैंने आपको बताया इंडस्ट्री पोजीशन में आपकी इंडस्ट्री का कंपैरिजन हो रहा है दूसरी इंडस्ट्रीज से, कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, इसका प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है, इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, लेवरेजिंग कितनी है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितनी है। और इसी तरह इंडस्ट्री पोजीशन, स्टेबिलिटी पोजीशन, यानी आपकी इंडस्ट्री कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़ स्टेबल कितनी है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितनी आ रही हैं, इन्फ्लेशन कितनी है, डिमांड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। इन फैक्टर्स को लिस्ट करके आप इनमें से वो फैक्टर्स हाईलाइट करते हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखें फाइनेंशियल पोजीशन में लेवरेज, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री टर्नओवर और अर्निंग पर शेयर हाईलाइट हुई है, तो आपकी फर्म ने फैसला किया कि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कंपेटिटिव में 3 हाईलाइट कर दिए, इसी तरह इंडस्ट्री और इसी तरह स्टेबिलिटी पोजीशन में जब हाईलाइट कर दिए तो यहाँ पे आप फिर मार्क्स देंगे। वो जो स्कोर मैंने आपको कहा था ना, ये आपके सामने एक्सेस के ऊपर स्कोर्स बने हुए हैं। प्लस फाइनेंशियल पोजीशन में +1 से +7 है, तो अगर आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है कंपेयर टू योर कंपिटिटर्स तो आप अपने आप को +7 या +6 देंगे, बुरी है तो +1 देंगे या 2 देंगे। इसी तरह स्टेबिलिटी पोजीशन माइनस में है, तो आपकी पोजीशन अगर अच्छी है तो अपने आप को -1 देंगे, बुरी है तो -7 देंगे, क्योंकि -7 कम होता है -1 से। इसी तरह कंपेटिटिव नेगेटिव साइड पे है और इंडस्ट्री पोजीशन पॉजिटिव साइड पे है, तो आप हर एक में अपने आप को स्कोर कर देंगे। जैसे लेवरेज को +5 स्कोर दिया, वर्किंग कैपिटल को +6, इन्वेंट्री टर्नओवर को +4 और अर्निंग पर शेयर को +5। फिर आप क्या करेंगे कि इन स्कोर्स को एवरेज कर लेंगे, यानी 5 + 6 + 4 + 5 20, और 4 से उसको डिवाइड किया क्योंकि 4 फैक्टर्स थे तो एवरेज 5 आ गई। इसी तरह आप इन चारों पोजीशंस को FP, CP, IP और SP को स्कोर्स दे के और उनका एवरेज निकाल देंगे। अब जो आपके पास ये चारों एवरेजेस आई हैं, इन एवरेजेस को आप रिस्पेक्टिव एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। जैसे अभी आप देखें रेड कलर के सर्कल्स, जो जो स्कोर आया था वहाँ पे हमने लगा दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक्सिस वाइज, यानी जो आपका वर्टिकल एक्सिस है या वाई एक्सिस है, इसमें आपके पास एक +5 है फाइनेंशियल पोजीशन में और स्टेबिलिटी पोजीशन पे -2 है। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, तो +5 और -2 को ऐड करें तो +3 आता है। इसी तरह आप जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है CP और IP वाला, इनको आपस में ऐड कर लेंगे, यानी +4 और -3 को ऐड कर लेंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये जो दोनों ऐड करके जो पॉइंट्स आएंगे इनको आप मार्क करेंगे, इनसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे और ओरिजिन से यानी 0 0 पॉइंट से लेके ये 3 और 1 का जो मीटिंग पॉइंट है इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो आपकी लाइन आई है ये आपको बता रही है अब कि इस वक्त आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जब आपको पता चल गया कि आप इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो फिर अब आप ने वो स्ट्रेटजीज़ देखनी है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब यही चीज़ जो मैंने आपको 6 स्टेप बताई, ये स्टेप इस स्लाइड पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो जब आपने फाइनली अपने लिए मैट्रिक्स ड्रॉ कर ली, तो या आप जैसे अभी हमने जो ड्रॉ की इसमें हम एग्रेसिव क्वाड्रेंट में आए थे, हमारी प्रोफाइल एग्रेसिव थी, तो हमारे पास ऑप्शंस में एग्रेसिव स्ट्रेटजीज़ हैं। एग्रेसिव स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इसी तरह हो सकता है आप किसी और क्वाड्रेंट में लाई करें, कंजर्वेटिव में, डिफेंसिव में, कंपेटिटिव में, तो आप उसी में फिर जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपके लिए अप्रोप्रिएट होंगी। और इसमें आप देखें तो एक क्वाड्रेंट में भी वेरिएशन है, यानी हो सकता है कि आप जैसे एग्रेसिव में देखें तो फाइनेंशियल के ज़्यादा करीब हों या इंडस्ट्री पोजीशन के ज़्यादा करीब हों, तो फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को मॉडिफाई करेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है स्पेस मैट्रिक्स के लिए कि जो हमने स्वॉट में बात की थी कि आपकी सजेशंस बड़ी क्रिस्प होनी चाहिए, यानी ये नहीं बताना कि मार्केट डेवलपमेंट हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बल्कि एग्जैक्टली बताना है कि फ़लानी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, थाईलैंड में, साउथ अफ्रीका में, मेक्सिको में, इंडिया में, पाकिस्तान में, गल्फ़ में, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाएं। फैक्ट्री का साइज़ ये होना चाहिए और उसमें ये प्रोडक्ट्स हम ऑफ़र करेंगे। तो बी स्पेसिफ़िक जितना ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और आपने ये याद रखनी है कि इस मैट्रिक्स की लिमिटेशंस हैं।
जैसे एक इजी लिमिटेशन ये समझ आती है कि जब आप वर्टिकल एक्सिस पे ऐड कर रहे थे दोनों को, स्कोर्स को, एफपी वाले को और जो वर्टिकल एक्सिस पे नीचे साइड पे कंपैरेटिव वाला आ रहा था, तो सॉरी स्टेबिलिटी वाला आ रहा था, तो हो सकता है उनको ऐड करते हुए ज़ीरो आ जाए सम। इसी तरह हो सकता है कि वाई एक्सिस पे भी, एक्स एक्सिस पे भी ज़ीरो आ जाए। तो जब ज़ीरो आएगा तो आप लाइन ही नहीं लगा सकेंगे, वहाँ मैट्रिक्स बन ही नहीं सकेगी। इसी तरह और भी लिमिटेशंस हैं। तो बेसिक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आपका एनालिसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी नंबर्स से। और मैट्रिक्स को या नंबर्स को, स्टेटिस्टिकल टेस्ट को वही बंदा अच्छा परफॉर्म कर सकता है जो इंडस्ट्री की नॉलेज बहुत अच्छी रखता हो, मुख्तलिफ फैक्टर्स की नॉलेज बहुत अच्छी रखता हो, और जिसने IFE EFE वगैरह बहुत थॉरली किए हो, इंटरनल ऑडिट थॉरली किया हो और एक्सटर्नल ऑडिट थॉरली किया हो, वही अच्छी मैट्रिक्स बना सकता है। और वही उसी को ये बात समझ आएगी कि मैट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मेरा सिचुएशन को समझना है। अच्छा जी, इसके बाद है BCG मैट्रिक्स या बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप मैट्रिक्स। ये बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप मशहूर मैनेजमेंट ग्रुप है अमेरिका का, और ये स्पेशलाइज़ करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कंसल्टिंग में, और स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कंसल्टिंग देते हैं जो मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, जिनके अंदर जो एक से ज़्यादा एरियाज़ में या इंडस्ट्रीज़ में बिज़नेस करते हैं। अब ये मैट्रिक्स कुछ इस शक्ल की है कि इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन है, यानी मार्केट में आपका शेयर कितना है। आप अगर 4 बिज़नेस कर रहे हैं, एक टेक्सटाइल का, एक बैंकिंग का है, एक फूड इंडस्ट्री में हैं आप, और एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, तो हर इंडस्ट्री में आपका शेयर कितना है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बता रहा है। और वर्टिकल एक्सिस बता रहा है इंडस्ट्री सेल्स ग्रोथ रेट, यानी आप अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो उसकी सेल ग्रोथ रेट कितनी है। तो पर्टिकुलर जो भी आपका बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल अगर मंशा ग्रुप MCB को देखना चाहता है, तो वो एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखेगा कि MCB बाकी बैंक्स से रिलेटिव उसकी शेयर कितना है, और वाई एक्सिस पे देखेगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स का मतलब है कि अगर आप इस क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फैसला करना पड़ेगा कि इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना, और अगर करना है तो उसके लिए क्या चेंजेस करनी है। अगर 2 में आप फॉल करते हैं तो आप स्टार हैं। स्टार का मतलब है कि आपकी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी है और मार्केट पोजीशन भी बहुत अच्छी है। तो आप इस वक्त प्रॉफिट भी दे रहे हैं और फ्यूचर के लिए बड़ा प्रॉमिस भी होल्ड करते हैं, फ्यूचर में भी प्रॉफिट देते रहेंगे। अगर आप क्वाड्रेंट 3 में फॉल करते हैं तो इसका मतलब है आपकी मार्केट शेयर पोजीशन तो ठीक है इस वक्त, और आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। तो आप कैश काउ हैं, इस वक्त आप पैसे कमा के दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर चूँकि ग्रोथ रेट नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें किसी और क्वेश्चन मार्क को स्टार में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टार्स भी अल्टीमेटली जब इंडस्ट्री स्टेबल हो जाती हैं तो वो कैश काउज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैश काउज फिर अल्टीमेटली डॉग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। डॉग्स वो होते हैं क्वाड्रेंट 4 जिनका रिलेटिव मार्केट शेयर भी कम होता है और जिनकी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी कम होती है। तो आपने अपने अगर आप 4 बिज़नेस कर रहे हैं तो हर बिज़नेस को रैंक करना होता है कि वो इन चारों क्वाड्रेंट्स में कहाँ फॉल करता है। अब ये जो सर्कल बनता है, इस सर्कल का हर डिवीज़न के लिए एक अलग सर्कल बनता है, या हर बिज़नेस आपके हर बिज़नेस के लिए, यानी आप अगर 4 बिज़नेस कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो हर एक के लिए अलग सर्कल बनेगा। जो सर्कल का साइज़ है वो ये बताएगा कि आप रेवेन्यू कितना इकट्ठा कर रहे हैं। यानी अगर आपका ग्रुप 100 रुपये कमाता है तो ये वाला पर्टिकुलर डिवीज़न उस 100 में से कितने कमाता है, 50, 40, 30, 70, तो ज़्यादा जो कमाएगा उसका सर्कल बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी आपके सामने जो तस्वीर है इसमें 3 सर्कल है, और मेजर जो रेवेन्यू है वो स्टार कमा के दे रहा है इनको, और सर्कल के अंदर जो पोर्शन शेड हुआ है वो ये बता रहा है कि रेवेन्यू तो ठीक है आपका ज़्यादा, ये कम है, आप प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप अगर इन तीनों को देखें तो जो स्टार वाला है वो प्रॉफिट 50% दे रहा है, आधा शेडेड है वो, और बाकी दोनों 25% शेडेड है। तो इसका मतलब है कि
आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो आपको 50 रुपये ये स्टार वाला कमा के दे रहा है, 25 रुपये कैश काउ कमा के दे रहा है और 25 रुपये डॉग कमा के दे रहा है। प्रॉफिट की खाली बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं बीसीजी मैट्रिक्स की। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके 5 डिविजन्स हैं। आप नीचे जो टेबल बना हुआ है इसको देखें तो डिवीज़न 1 2 3 4 5 5 डिविजन्स हैं। ये टोटल $1,65,000 कमा रहे हैं, जिनमें से $60,000 रेवेन्यू बना रहे हैं, जिनमें से 60,000 जो है वो डिवीज़न 1 दे रहा है। तो आप देखें डिवीज़न 1 का क्वाड्रेंट नंबर 2 में है वो स्टार में, और उसका सर्कल बड़ा है। इसी तरह जो जो डिवीज़न जितना जितना रेवेन्यू दे रहा है उसका सर्कल उतना बड़ा या छोटा है। जैसे नंबर 5 को देखें तो वो क्वाड्रेंट 4 डॉग में लाई कर रहा है और वो सिर्फ 5,000 का रेवेन्यू है, इसका इसलिए छोटा सा सर्कल है। और उनके अंदर जो शेडेड पार्ट है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप नंबर 1 को देखें तो वो 39% प्रॉफिट, यानी 10,000 टोटल 25,500 में से 10,000 वो दे रहा है, 39%। तो 39% वो शेड हुआ है। इसी तरह बाकी सारे भी अपने अपने हिसाब से शेड हुए हैं। और इस आखिरी जो कॉलम है, आखिरी जो 2 कॉलम्स हैं वो आपको बता रहे हैं रिलेटिव मार्केट शेयर और इंडस्ट्री ग्रोथ शेयर। उसमें जो जो स्कोर है उस हिसाब से इस सर्कल को पोजीशन किया गया है, या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। जैसे आप रिलेटिव मार्केट शेयर नंबर 1 का देखें तो 80 है, तो इसको लो से हाई की तरफ आप जाएं तो 80 का जहाँ पे मार्क आएगा उधर इसको प्लेस किया है। और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इसका 15% है, तो 0 से ऊपर 15 की तरफ जाएं तो 15 पे प्लेस किया है, वहाँ पे इसका सर्कल लगा है। तो इस तरह बीसीजी मैट्रिक्स बनती है। और इस ये चूँकि ये सारी की सारी जो हम स्टेज 2 की मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, ये मैचिंग मैट्रिसेस हैं, यानी हम चीज़ों को मैच करते हैं। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हम रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन को और इंडस्ट्री सेल ग्रोथ रेट को मैच कर रहे हैं। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स की मैट्रिक्स है। इसी तरह एक आई मैट्रिक्स बनती है या इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स बनती है जो 9 क्वाड्रेंट्स की है। उसमें एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका आईएफई का स्कोर होता है। आईएफई का स्कोर क्या है? जो आपने इंटरनल ऑडिट में आईएफई मैट्रिक्स बनाई थी उसके आखिर में तमाम स्कोर्स को ऐड करके आपने एक सम निकाला था। तो वो जो आपका आईएफई टोटल वेटेड स्कोर था ये एक्स एक्सिस पे आता है। और जो ईएफई आपने किया था एक्सटर्नल ऑडिट में उसका जो स्कोर था वो वर्टिकल एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे आता है। और उनको आप एक सेक्शन हाई मीडियम और लो का होता है ईएफई में, और आईएफई में वीक एवरेज और स्ट्रॉन्ग का होता है। तो आपके 9 क्वाड्रेंट बनते हैं। अब इन क्वाड्रेंट को रफली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो 1 2 और 4 नंबर क्वाड्रेंट्स हैं। अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो फिर आप एग्रेसिव स्ट्रेटजीज आपके लिए अप्रोप्रिएट हैं, जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जैसे मार्केट पेनिट्रेशन वगैरह। अगर आप नंबर 3 5 या 7 में फॉल करते हैं तो आप एग्रेसिव और डिफेंसिव के दरमियान की स्ट्रेटजीज आपके लिए अप्रोप्रिएट हैं, जैसे होल्ड और मेंटेन, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अगर आप फॉल करते हैं नंबर 6 नंबर 8 और नंबर 9 क्वाड्रेंट्स में तो आपके लिए फिर डिफेंसिव स्ट्रेटजीज अप्रोप्रिएट है, जैसे हार्वेस्ट, जैसे रिट्रेंचमेंट, जैसे डाइवेस्टिचर। अब ये क्या मैच कर रही है? ये मैचिंग मैट्रिक्स से क्या मैच कर रही है? ये ईएफई को और आईएफई को मैच कर रही है। अभी अगली स्लाइड पे एक एग्जांपल है आई मैट्रिक्स की, जिसमें अगेन एक कंपनी है जिसके 5 बिजनेसेस हैं या डिविजन्स हैं। तो आप देखेंगे उनको रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से इनको प्लॉट कर दिया गया है और वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट में फॉल कर रहे हैं। और वो आपने उनके ईएफई और आईएफई स्कोर्स भी लिख दिए हैं। ईएफई और आईएफई स्कोर से ये फैसला होगा कि आपका सर्कल लगेगा किधर, यानी उसकी लोकेशन क्या होगी इन 9 क्वाड्रेंट्स में। और रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट से ये फैसला होगा कि उस सर्कल का साइज़ कितना होगा बड़ा, और उसमें शेडेड पोर्शन कितना होगा। तो ये आपकी मैचिंग मैट्रिक्स है, जिसको आप आई मैट्रिक्स कहते हैं। जो आखिरी मैट्रिक्स है हमारी मैचिंग, उसको हम कहते हैं ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। ये बहुत ही आसान किस्म की मैट्रिक्स है, सबसे सिंपल। और ये काफ़ी पुरानी, पहली बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इनिशियल मैट्रिसेस में 1970s में ऑथर्स ने प्रपोज की थी। इसमें आपके वर्टिकल एक्सिस पे
मार्केट ग्रोथ की बात हो रही है, जो मार्केट स्लो ग्रो होती हैं वो वाई के नेगेटिव साइड पे हैं, यानी नीचे वाली साइड पे हैं, और जो मार्केट्स हाई ग्रोथ रेट होता है उनका, रैपिड ग्रोथ रेट होता है, वो ऊपर वाली साइड पे हैं। और इसी तरह एक्स एक्सिस पे कंपेटिटिव पोजीशन है। अगर आपकी कंपेटिटिव पोजीशन वीक है तो आप एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे हैं, और स्ट्रांग है तो आप पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस की। तो जो भी आप जिस क्वाड्रेंट में भी आप फॉल करेंगे 1, 2, 3 या 4 में, तो उसमें स्ट्रेटजीज लिखी हुई हैं कि आपके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट हैं। तो ये काफ़ी सिंपल सी आप ये कह लें कि BCG मैट्रिक्स का कोई बिल्कुल ही ओरिजिनल का सिंपल सा वर्जन है ये। तो ये जी स्ट्रेच ट्रू की मैचिंग मैट्रिसेस थी। आपने गौर किया होगा कि इन मैट्रिसेस से आपको ये पता चलता है इन पांचों मैट्रिसेस से कि आप अब स्ट्रेटजी कौन सी अपनाएं। बॉटम लाइन वो आपने याद रखनी है कि ये आपको लेके जाती हैं इस चीज़ पे कि जनरल स्ट्रेटजी क्या होगी, और ये जो आखिरी 3 पढ़ी हमने, और जो पहली 2 पढ़ी वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज़ की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन आप जो मर्ज़ी मैट्रिक्स यूज़ करें, वैसे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, 3-4 यूज़ करनी चाहिए, लेकिन आपकी रिकमेंडेशंस बड़ी क्रिस्प होनी चाहिए, वो जनरल नहीं होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर होनी चाहिए कि इस जगह पे ये काम करना है, इतने लोग हायर करने हैं, यहाँ पे स्टोर खोलना है, उसमें ये ऑफ़र करना है, उसमें इतने पैसे डालने हैं। वेरी पर्टिकुलर आपकी स्ट्रेटजी की सजेशन होनी चाहिए। तो जब आपने एक स्ट्रेटजीज़ लिस्ट कर दी तो स्टेज 3 तक आप पहुँचते हैं, जिसमें अब आपने फैसला करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपने अपनानी है। और स्टेज 3 में सिर्फ एक मैट्रिक्स बनती है जिसको हम कहते हैं द क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स या QSPM। इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लिस्ट करते हैं। ये जो आपके सामने है इसमें सारे पहले आप देखें कि की एक्सटर्नल फैक्टर्स लिस्ट हुए हैं। वो 10 के 10 फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे एक्सटर्नल ऑडिट करते हुए वो सारे लिस्ट हुए हैं, और उसके बाद की इंटरनल फैक्टर्स लिखे हुए हैं। इसमें वो 6 के 6 इंटरनल फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो हमने IFE में पढ़े थे। फिर आप इनमें से देखते हैं कि आपके लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसको आप वेट देते हैं। वेट का मैंने आपको बताया था तरीका ये होता है कि ओवरऑल सबका सम 1 होना चाहिए, इंटरनल का अलग से 1 और एक्सटर्नल का अलग से 1। और फिर जितनी भी स्ट्रैटेजीज आपने चूज़ की, ये आपके सामने 3 लिखी हुई हैं, लेकिन आप हो सकता है आपने 6, 10 जितनी मर्जी चूज़ कर लें, आपको डिपेंड, वो हर एक का अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हुए नंबर बनता है कि वो फैसला करते हैं हम 6 स्ट्रेटजीज़ हमारे सामने आई हैं, 10 आई हैं, 3 आई हैं, तो जितनी भी आई उन सबको आप यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैं अगली स्लाइड पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। इस स्लाइड को अगर आप देखें तो इसमें इसने सबसे पहले 4 एरियाज़ में, यानी अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में लिस्ट कर दी चीज़ें। मुख्तलिफ नंबर है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 8 है। फिर उन सबको वेट दिया। आप देखें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का वेट जमा होकर 1 बन रहा है और इंटरनल का अलग से 1 बन रहा है। फिर उसके बाद उसने इन सबको एक AS यानी अट्रैक्टिवनेस स्कोर दिया, और अट्रैक्टिवनेस स्कोर को जब मल्टीप्लाई किया वेट से तो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर आ गया। ये आप राइट साइड पे मैंने इसी लेफ़्ट साइड वाले डायग्राम के 2 पार्ट्स को खाली बड़ा किया हुआ है। तो अट्रैक्टिवनेस स्कोर कहाँ से आएगा? ये हमने शुरू में कहा था कि हम जिन लोगों से ये सारा का सारा प्रोसेस करवा रहे हैं उनसे हम स्ट्रेटजीज़ को रैंक करवाएंगे। उनसे कहेंगे कि 4 नंबर दें उस स्ट्रेटजी को जिसको आप कह रहे हैं दिस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, और 1 नंबर उसको दें जिसके बारे में आप कह रहे हैं इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, और 2 और 3 बीच वाले थे। तो ये जो स्कोर 4 to 1 है या अट्रैक्टिवनेस स्कोर है, ये वो वाला स्कोर है जो वहाँ पे मैनेजर्स ने दिया था। वेट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर आ गया। अब ये जो आपके सामने एग्जांपल है इसमें 2 स्ट्रेटजीज़ की ऑप्शन थी इस फर्म के पास। स्ट्रेटजी नंबर 1 ये थी, बाय न्यू लैंड एंड बिल्ड न्यू लार्जर स्टोर, और स्ट्रेटजी नंबर 2 थी, फुली रेनोवेट एग्जिस्टिंग स्टोर। यानी इन दोनों में से कोई एक काम करें, या अभी जो आपकी प्रेजेंट दुकान है इसको रेनोवेट कर दें, या नई ज़मीन ख़रीदें और बड़ा एक स्टोर बनाएं। तो ये जब इसने रैंकिंग की तो 3.64 नंबर आए स्ट्रेटजी 1 के लिए और 3.27 आए स्ट्रेटजी 2 के लिए।
तो ऑब्वियसली जिसके नंबर ज़्यादा हैं आप वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप गुजर के फाइनली फ़ैसला करते हैं कि आपने कौन सी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये डिसीजन स्टेज था। अब मैं क्विकली रीइटरेट कर दूं कि सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपने फाइनली एक तक नहीं पहुंचना होता। हो सकता है कि आपके पास ये इस आपके सामने एग्जांपल में 2 ऑप्शंस नहीं, हो सकता है आपके पास 25 ऑप्शंस हो और इसने एक सिलेक्ट की, हो सकता है आप उस 25 में से 10 सिलेक्ट करें जिनके टॉप के 10 स्कोर आए। तो डिसीजन के स्टेज का आइडिया ये है कि सारी स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पिच करना है और उनको आपस में कंपेयर करके रैंक करना है। फिर अगर फ़र्ज़ करें 10 थी आपके पास ऑप्शंस, तो करनी कितनी है ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताएगी, यानी पैसे कितने हैं आपके पास उन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के। तो ये था जी डिसीजन स्टेज, और ये इस तरह से हमारा प्रोसेस कल्मिनेट हुआ स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने का और जनरेट करने का और फाइनली सिलेक्ट करने का। अब 3 ओवरआर्चिंग चीज़ें हैं जिनको देखना ज़रूरी है स्ट्रेटजी जनरेशन और सिलेक्शन के प्रोसेस में। पहला है कल्चर। ये बात आपने याद रखनी है, इसको हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटजी के प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे ये बात एम्फसाइज करना ज़रूरी है कि अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी आती है जिसमें जो है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसके लिए कल्चरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने से बेहतर है कि ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें जो इतनी अच्छी बेशक ना हो लेकिन आपके कल्चर से मैच करती हो। उससे क्या होगा कि वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वरना अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी लेंगे जिसके लिए कल्चर चेंज करने की ज़रूरत है, तो आपकी ज़्यादातर एनर्जीज कल्चर चेंज करने में लग जाएंगी और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होना काफ़ी बाद में होगा या मुश्किल होगा। इसी तरह आप अगर कोई स्ट्रेटजी फ़ैसला करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये याद रखें कि आपकी स्ट्रेटजी को जो मुश्किलात आएंगी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे। तो कल्चर का और स्ट्रेटजी का मैच होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी आप जहन में रखें कि अब ये तो नहीं हो सकता कि हम हमेशा यही कहें कि हमारा कल्चर ही ख़राब है तो हम कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते। तो मैनेजमेंट का काम फिर ये होता है कि वो स्ट्रेटजीज़ के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता अपने कल्चर को भी चेंज करें। जैसे आप आजकल अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को देख रहे हैं कि उनको चैलेंज आया हुआ है कि हमारा कल्चर है कि हम नहीं बात मान रहे डिस्टेंसिंग की, हम नहीं चीज़ों को समझ रहे कि हमें कितना ख़तरा है कोविड से। तो एक ये कल्चरल प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट टोटली छोड़ दे कि अच्छा मरते हैं तो मरें, या टोटली लॉकडाउन कर दे कि अच्छा फिर कल्चर ख़राब है तो इनको कुछ नहीं करने देते। वो अब ऐसे कर रहे हैं कि वो इसी को यूज़ कर रहे हैं आपको सेंसिटाइज़ करने के लिए कि अपने कल्चर को चेंज करो। हमने इस चीज़ से निपटना है और अपने कल्चर को भी साथ साथ इम्प्रूव करना है। तो ये मैनेजमेंट में भी, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है कि आपने स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं आप कल्चर को चेंज करने के लिए, और स्ट्रेटजीज़ वो अपनाते हैं जो कल्चर से मैच हो रही हूँ। तो एक बैलेंसिंग एक्ट आपने करना होता है। दूसरी चीज़ है जी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। अब पॉलिटिकल कंसिडरेशंस का आइडिया ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो सारे के सारे हर वक्त अपना फ़ायदा, ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा नहीं सोच रहे होते, बल्कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि मेरा फ़ायदा क्या है, मेरी ग्रोथ कैसे होगी, मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। तो ये बात अच्छे स्ट्रेटजिस्ट को समझ होनी चाहिए, और बेहतर ये होता है कि वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाए जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और इंडिविजुअल की ग्रोथ दोनों को कैटर करें और दोनों को अलाइन करें। अगर आप ये चीज़ नहीं देखेंगे तो फिर और आपकी स्ट्रेटजी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की नज़र हो जाए और इम्प्लीमेंट होना उसका मुश्किल हो जाए। तो ये 5 टिप्स हैं जो कि आपने जहन में रखनी है पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली ये है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं अल्टीमेट गोल, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उस तरीके से जिस तरीके से जाके अचीव होगा। तो आपके पास बहुत सारे अगर स्टेक होल्डर्स हैं, एक कह रहा है ऐसे करते हैं, एक कहता है ऐसे करते हैं, आप किसी और तरह से करना चाहते हैं तो उसमें मत फंसें। एज ए लीडर हमेशा ये देखें कि मैं अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहता हूँ। रास्ता कोई भी अपना लें जो ज़्यादा लोग जिससे एग्री करते हैं।
दूसरी टिप ये है कि एक पॉपुलर स्ट्रेटजी चाहे बेशक उसके रिज़ल्ट्स कम आएँ, वो ज़्यादा बेहतर होती है एक अनपॉपुलर स्ट्रेटजी से जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हों। क्योंकि जो अनपॉपुलर स्ट्रेटजी है, रिज़ल्ट तो उसके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो चूँकि अनपॉपुलर है तो इम्प्लीमेंट ही होना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हमेशा ऑलवेज़ गो फॉर पॉपुलर स्ट्रेटजीज़ जो बेशक थोड़ा कम आपको आउटपुट दे रही हों, क्योंकि आप कम से कम उसको इम्प्लीमेंट तो कर पाएंगे ना। तीसरी टिप ये है जी कि आप जनरल की तरफ मूव करें स्पेसिफिक से, यानी लोगों को पर्टिकुलर काम बताने के बजाय उनको जनरल बताएं कि हम अचीव ये करना चाहते हैं, तो फिर लोग आपको बताएंगे कि अच्छा ऐसे अचीव करें। इससे आपके लिए उनकी सपोर्ट गेन करना आसान होगा और आपकी स्ट्रेटजी भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी तरह मूव करें शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, बजाय इसके कि आप उनको ये बताएं कि मुझे परसों तक ये चाहिए, तरसों तक ये चाहिए। आप उनको बताएं कि मुझे महीने बाद ये चाहिए। आप बताएं, आप लोग बताएं कि इसको कैसे डिवाइड करें, परसों क्या मिलेगा, तरसों क्या मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ मूव करें और पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव करें। और पांचवी टिप ये है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनकी जनरल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली काम उन्होंने करना होता है। तो उनकी बात को हमेशा ध्यान से सुनें, उनको वैल्यू दें और उनको इन्वॉल्व करें। और तीसरी और आखिरी चीज़ है जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक हर कंपनी में, हर लिस्टेड कंपनी में, स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनी होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर अपॉइंट करे, जिनका काम बेसिकली गवर्नेंस होता है। गवर्नेंस क्या चीज़ होती है? गवर्नेंस कहते हैं उस करेक्टरिस्टिक को कि आप इंश्योर करें कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और प्लान्स बने, फिर एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मौजूद हो जो इन प्लान्स को अचीव करे, और एट द सेम टाइम आपने ऑर्गेनाइजेशन के, कॉरपोरेशन के इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करना है, रेपुटेशन को भी मेंटेन करना है। और जो आपके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, जैसे गवर्नमेंट हो गई, जैसे रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई, उनकी तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी कंप्लीट करनी है। तो पहले तो ये होता था कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था एक फॉर्मेलिटी सी होती थी। मेरी इंडस्ट्री है तो आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा लूँगा, अपनी इसी तरह 4-5 दोस्तों को और बिठा लूँगा, आप अपनी में मुझे बिठा लेंगे। तो बस खाली 6 महीने बाद मिलते थे और अप्रूवल्स दे के तो फ़ारिग हो जाते थे, और जो एग्जेक्टिव्स होते थे वही चलाते थे ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ये है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कुछ केसेस हुए हैं पाकिस्तान में भी, अमेरिका में, पूरी दुनिया में इस तरह के केसेस हुए हैं जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उनको सज़ाएँ दी गई कि आपने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। तो उसके बाद से अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पर्टिकुलर ड्यूटीज़ दे दी गई हैं कि आपने ये चीज़ें ज़रूर करनी है। और वो ट्रेंड अब ख़त्म हो गया है कि दोस्त बैठेंगे या जानने वाले बैठेंगे और वो खाली रबर स्टैम्प होंगे। लीगली भी अलाउड नहीं है उनका बैठना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, और फिजिबल भी नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या? बेसिकली 4 ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। पहला है कंट्रोल एंड ओवरसाइट ओवर द मैनेजमेंट। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, CEO कौन होगा, मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑफिसर्स कौन होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट, उनको सैंक्शन करना, उनकी टीम्स को, उनको मेक श्योर करना कि सब लोगों में कॉम्पिटेंसी हो, वगैरह वगैरह। फिर दूसरा ग्रुप है एडहेरेंस टू लीगल प्रिस्क्रिप्शंस, मुख्तलिफ लॉज, मुख्तलिफ बाय लॉज, मुख्तलिफ पॉलिसीज़, बजट अप्रूवल्स वगैरह, उनके लिए जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको एडहेयर करना। फिर कंसिडरेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, आपके शेयर होल्डर्स, अदर स्टेक होल्डर्स, उन सब के इंटरेस्ट को, आपके कस्टमर उसमें शामिल हैं, उनके इंटरेस्ट को इंश्योर करना कि वो मीट हो मुख्तलिफ़ तरीके से। इस तरह मुख्तलिफ़ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। इस तरह गवर्नमेंट के इंटरेस्ट होते हैं, वो आपको, आप जॉब्स प्रोवाइड करें, आप इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें, वगैरह वगैरह। तो उन सब के इंटरेस्ट को कंसिडर करना। और फाइनली स्टॉक होल्डर्स के राइट्स को एडवांस करना। स्टॉक होल्डर का राइट क्या है? सबसे पहला राइट तो उनका ये है कि आपकी अपनी कंपनी का स्टॉक कभी गिरे ना, हमेशा बढ़ता रहे। फिर अब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती रहें, फिर आप उनको डिविडेंड्स देते रहें, वगैरह वगैरह। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बड़ी पर्टिकुलर ड्यूटीज़ अब दी जाती हैं।
तो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रेटजी में ये बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि इनका ही काम है कि ये स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करें, बनवाएं पहले और फिर इम्प्लीमेंट करें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 8, स्ट्रेटजी जनरेशन एंड सिलेक्शन। इसमें हमने बेसिकली ये देखा कि हम 3 स्टेजेस में स्ट्रेटजीज़ जनरेट और सिलेक्ट करते हैं। पहला स्टेज जो है उसमें IFE, EFE और CPM मैट्रिसेस बनती हैं। दूसरे स्टेज में मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम मैच करते हैं आपस में 5 मैट्रिसेस के थ्रू, और फिर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज़ आ जाती है, प्रायोरिटाइज लिस्ट। फिर हम फाइनल स्टेज में, डिसीजन स्टेज में फ़ैसला करते हैं कि उनमें से हम कौन सी स्ट्रेटजी को एक्चुअली ऑन ग्राउंड, कौन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्ट्रेटजीज़ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे, जो डिपेंड करता है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पे। तो इंशाल्लाह जी सैटरडे को इस पर डिस्कशन सेशन में मिलते हैं। इस चैप्टर की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने स्वॉट मैट्रिक्स और BCG मैट्रिक्स बनानी है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, और जहाँ जहाँ आपको एजम्पशंस करनी पड़े ज़रूर करें। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि स्वॉट और BCG के लिए आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे शायद ना हो, तो एजम्पशंस आप कर सकते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत हो। डेडलाइन इसकी हम नेक्स्ट वीक की है, जिस तरह पिछली असाइनमेंट की थी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।